अमेरिका की भावी प्रथम महिला के लिए किसी तरह की कोई किताब नहीं लिखी गई है। तकनीकी रूप से यह कोई नौकरी नहीं है और न ही कोई आधिकारिक सरकारी पद। इसमें न तो वेतन मिलता है, न ही निभाए जाने वाले दायित्व की कोई सूची होती है। यह राष्ट्रीय पद के साथ साथ चलने वाला एक अजीब सा पद है। एक ऐसी जगह जहां मैंने पहुंचने से पहले 43 अन्य महिलाएं पहुंच चुकी थी और उनमें से प्रत्येक ने अपने पद को अपने तरीके से निभाया था। मुझसे पहले की सभी प्रथम महिलाएं और उनके इस पद पर पहुंचने के बारे में मैं बहुत कम जानती थी। मैं जानती थी कि जैकी कैनेडी ने अपना सारा समय व्हाइट हाउस को सजाने में लगाया था। मुझे याद आया कि रोजनेल कॉर्टर कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेती थी और नैन्सी रिगल को मुफ्त में मिले जाने वाले डिजाइनर कपड़ों को स्वीकारने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा था और अपने पति के प्रशासन में नीतिगत भूमिका निभाने के लिए हिलेरी क्लिंटन का उपहास उठाया जा चुका था। एक बार कुछ साल पहले अमेरिकी सीनेटर की पत्नी के लिए दोपहर में खाने के आयोजन में मैंने लगभग आधे सदमे और आधे विस्मय से लॉरा बुश को शांत और मुस्कुराते हुए देखा, जो लगभग 100 से अधिक लोगों के साथ आयोजन के लिए तस्वीरें खिंचाने में लगी हुई थी। इस दौरान उन्होंने न तो एक भी बार अपना संयम खोया और न ही उन्हें किसी तरह की विराम की जरूरत थी। प्रथम महिला समाचारों में दिखाई जाती थी, दूसरे देशों के उच्चाधिकारियों की पत्नियों के साथ चाय पीती थी, वे छुट्टियों में आधिकारिक शुभकामनाएं भेजती थी और राजकीय रात्रि भोज में सुंदर गाउन पहनती थी। मैं जानती थी कि वे आमतौर पर 1 या 2 सामाजिक सेवा के काम को भी चुनती थी और उसके लिए काम भी करती थी। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि मुझे अपनी अलग छड़ी से नापा गया था। व्हाइट हाउस में पैर रखने वाली एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी प्रथम महिला के रूप में मैं लगभग बिना किसी शर्त के अन्य थी। मुझे मालूम था जो बात मेरे श्वेत पूर्ववर्तियों के लिए किसी भी प्रकार का पूर्व निर्धारित गरिमा थी, तो मेरे लिए वही समान अनुग्रह की संभावना वहां नहीं थी। प्रचार अभियान की रुकावटों के माध्यम से मैंने सीखा था कि मुझे पहले से बेहतर, तेज, चालाक और मजबूत बनना होगा। मुझे अपनी गरिमा को बनाने की जरूरत होगी। मुझे इस बात की चिंता थी कि बहुत सारे अमेरिकी लोग मुझे अपनी परछाई नहीं देंगे या मेरी यात्रा को खुद से नहीं जोड़ेंगे। मेरे पास वह सुविधा नहीं थी कि बिना किसी आलोचना का पात्र बने धीरे धीरे अपनी नई भूमिका में उतर जाऊं। और जब निर्णय का समय आया, तब मैं एक अनजान डर और नस्लीय रूढ़िवादिता के कारण कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि वे चीजें सार्वजनिक चेतना का हिस्सा थी और किसी भी तरह से अफवाह और व्यंज से हड़कंप मचाने के लिए तैयार थी। मैं प्रथम महिला होने के लिए गर्व और उत्साहित थी, लेकिन एक पल के लिए मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी चमक दमक वाली और सामान्य भूमिका में घुसने जा रही हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसके नाम के साथ प्रथम और अश्वेत शब्द जुड़ा हो, ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस पहाड़ के निचले हिस्से में खड़ी थी और जानती थी कि इस चढ़ाई को मुझे अपने पक्ष में लाने की जरूरत है। मेरे लिए यह पुराने आंतरिक याद की तरह था, एक ऐसी याद जो मुझे हाई स्कूल के पुराने समय में लेकर गई, जब मैं व्हिटनी यंग में शामिल होने वाली थी और मैंने पाया कि मैं संदेहों से घिरी हुई हूँ। उस समय मैंने सीखा था कि आत्मविश्वास ऐसी चीज है जिसे कभी कभी अपने भीतर पैदा होने की जरूरत होती है। कई तरह के उतार चढ़ाव के माध्यम से यह एक ही शब्द मैंने कई बार खुद से दोहराया है, क्या मैं सक्षम हूँ? हाँ, मैं हूँ। चुनाव और उद्घाटन के बीच के वे 76 दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महसूस हुए, जिसमें मैंने जिस तरह की प्रथम महिला बनना चाहती थी उसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। आखिर मैंने खुद को कॉर्पोरेट लॉ से खींचकर बाहर किया और ज्यादा अच्छे और सामूहिक काम में लगा लिया था। मैं जानती थी कि अगर मैं इन कामों में सक्रिय रूप से शामिल हो पाई और अच्छे परिणाम हासिल कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा था कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सैनिकों की पत्नी से जो वादे मैंने किए थे, उन वादों को पूरा करूं, उनकी कहानी को सबके सामने रखूं और उनकी मदद करूं।
और बागों के पौधे लगाने का मेरा विचार और बड़े स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करना था। इनमें से किसी को भी मैं हल्के स्तर पर नहीं रखना चाहती थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं व्हाइट हाउस में एक बहुत ही सावधानी से सोचकर तैयार की गई रणनीति और मेरी सहयोग करने वाली एक टीम के साथ प्रवेश करूंगी। प्रचार अभियान की भयावहता उन असंख्य तरीकों से जो लोगों ने मुझे भड़काने और अशांत करने के लिए अपनाया था, से जो मैंने सीखा था वह यही कि किसी भी शून्य को भरने के लिए जनता का निर्णय काफी होता है। अगर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते और खुद को परिभाषित नहीं करते और थोड़ी ही देर में दूसरों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित कर दिए जाएंगे। खुद को निष्क्रिय भूमिका में लाने और कुछ भी करने के लिए बराक की टीम के निर्देश का इंतजार करने में मैं बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। पिछले साल के कठिन समय के गुजरने के बाद मुझे यह मालूम था कि मैं स्वयं को फिर से कभी इस तरह का धमाका करने की इजाजत नहीं दे पाऊंगी। मेरा दिमाग उन चीजों पर दौड़ रहा था जिन्हें करने की जरूरत थी। इस परिवर्तन की योजना का कोई तरीका नहीं था। समय से पहले किसी भी काम को करने की दुष्टता के रूप में देखा जा सकता था। मेरी तरह योजना बनाने वाले एक इंसान के लिए चुपचाप बैठना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए अब हम अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। साशा और मालिया की देखभाल करना मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैं चाहती थी कि जितनी जल्दी और आराम से संभव हो सके वे दोनों व्यवस्थित हो जाएं, जिसका अर्थ था हमारे वहां जाने की सभी जानकारियों को विस्तार में हासिल करना और वॉशिंगटन में एक स्कूल योजना, एक ऐसी जगह जहां वे दोनों खुश रह सकें। चुनाव के 6 दिन बाद मैं डीसी गई और कुछ स्कूलों के प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक की। एक सामान्य स्थिति में हर जगह मैं सिर्फ एकेडमिक और सांस्कृतिक बिंदुओं पर ध्यान देती थी, लेकिन अब हम सामान्य माहौल की संभावनाओं से बहुत दूर निकल चुके थे। सभी कारकों पर विचार विमर्श करने में हर तरह की समस्या थी। गुप्त सेवा मसविदा, आपातकालीन निकास व्यवस्था, अब हमारे बच्चों की निजता की सुरक्षा के लिए रणनीतियां, क्योंकि अब उन पर पूरे देश की नजर थी। वे सभी कारक बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे। अब बहुत ज्यादा लोग शामिल थे। एक छोटे से निर्णय लेने के पहले बहुत ज्यादा बातचीत की जरूरत थी। शुक्र है कि चुनाव प्रचार अभियान के समय मेरे साथ रहने वाले मेरे कर्मचारियों मलीसा, कैटी और क्रिस्टन को अपने साथ रख पाई। वे लोग इस परिवर्तन के दौरान मेरे साथ काम कर रही थी। हमने तुरंत ही अपने परिवार की दिनचर्या का पता लगाने और एक नए कर्मचारी नियोजक, नीति विशेषज्ञ, मेरे नए पूर्व विंग के दफ्तर के लिए संवादक की नियुक्ति की शुरुआत के साथ ही परिवार के रहने की जगह पर काम करने के लिए लोगों का साक्षात्कार शुरू कर दिया। मेरी सबसे पहली नियुक्ति जॉनसन फ्राई की थी, जो मेरे लॉ स्कूल में पढ़ने वाली पुरानी दोस्त थी और बहुत उम्दा आलोचनात्मक दिमाग की मालकिन थी। ने मेरे द्वारा दिया गया नीति निदेशक का पद और साथ ही मेरे द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजनाओं में मदद करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। इस दौरान बराक अपने कैबिनेट में खाली जगहों को भरने और बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काम कर रहे थे। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक अमेरिकी लोग बेरोजगार हो चुके थे और कार उद्योग में तेजी से नीचे गिर रहा था। उन सत्रों के दौरान मैं अपने पति को कठोर जबड़ों के उन जोड़ों की स्थिति को देखकर कह सकती थी कि स्थिति इतनी बदतर थी, बहुत सारे अमेरिकी उसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें रोजमर्रा की गुप्त खबरों, गुप्त संगठन, गुप्त ऑपरेशन के बारे में भी बताया जाता था, आम तौर पर जिनके बारे में जनता को जानकारी नहीं होती थी। अब गुप्त सेवा आने वाले कुछ सालों तक हमारी सुरक्षा करने वाली थी और उस एजेंसी ने हमारे आधिकारिक कोड वाले नाम भी रख दिए थे। बराक, रेनेगेड और मेरा नाम रेनेसा था। बच्चियों को पहले से विकल्प के लिए मंजूरी दी गई थी। नामों की सूची में अपना नाम चुनने की अनुमति थी। मालिया रेडियंस बन गई और साशा रोडबर्ड वाला नाम चुना। मेरी माँ को बाद में उनका अनौपचारिक नाम मिला, रेन डांस दिया गया। मुझे सीधे बात करने के समय गुप्त सेवाओं के एजेंट आमतौर पर मुझे मैम कह के संबोधित करते थे, जैसे कि इस तरफ मैम,
कृपया पीछे आइए मैम, और आपकी कार थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। कौन मैम है? पहले मैं उन्हें पूछना चाहती थी। मैम सुनकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बुजुर्ग महिला हो, जिसके हाथों में पर्स और उसकी एक निश्चित चाल हो, अच्छे जूते पहने हो और शायद वहीं आसपास बैठी हो। लेकिन वह मैम मैं थी। मैं मैम थी। यह एक बड़े बदलाव का हिस्सा था। यह बदलाव जिसे हम सब गुजर रहे थे। यह सब कुछ उस दिन मेरे दिमाग में था जब मैं स्कूल देखने के लिए वॉशिंगटन जा रही थी। मेरी एक बैठक के बाद मैं बराक से मिलने के लिए रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गई, जो वहां एक चार्टर्ड फ्लाइट में शिकागो आ रहे थे। नियम के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को श्रीमती बुश द्वारा व्हाइट हाउस देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसे इस तरह नियोजित किया गया था कि इसका संयोग स्कूल के साथ मेरी बैठकों के साथ बैठ जाए। मैं वहां निजी टर्मिनल पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। तभी बराक का जहाज जमीन पर उतरा। मेरे बगल में कॉर्नेलियस साउथहॉल थे। मेरी सुरक्षा प्रमुखों में से एक थे। कॉर्नेलियस चौकर कंधे वाले पूर्व कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहले राष्ट्रपति बुश की सुरक्षा टीम में काम किया था। मेरे सभी कर्मचारी की तरह वे भी स्मार्ट, हर पल तैनात रहने के लिए प्रशिक्षित और एक मानव सेंसर थे। हालांकि हम दोनों ने बराक की हवाई कार को जमीन पर उतरते हुए और डामर पर लगभग 20 फीट की दूरी पर रुकते हुए देखा था, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहती, उन्हें वहां से लाया जा चुका था। मैम, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था कान में लगे उस यंत्र से कोई नई जानकारी मिली थी। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जब मैंने उन्हें सवालिया निगाह से देखा तो उन्होंने अपनी बात बढ़ाते हुए बोला, बस इंतजार कीजिए। और फिर उन्होंने दाहिनी तरफ इशारा किया और मैं देखने के लिए मुड़ी। किसी संकेत के बाद बहुत बड़ा वहां कोने पर दिखाई दे रहा था, सांप की तरह सरकती हुई मोटर पर सवार आर्मी, जिसमें पुलिस की गाड़ी और मोटरसाइकिल का जत्था भी शामिल था। एसयूवी गाड़ियों की बड़ी तादाद, 2 हथियारबंद लिमोजी जिस पर अमेरिका झंडा लगा हुआ था, एक हैजमेट शमन ट्रक, मशीनों से लैस लड़ने के लिए तैयार एक प्रतिरोधक टीम, एक एम्बुलेंस, आने वाले प्रक्षेपों को पहचानने के लिए एक सिग्नल ट्रक, बहुत सारी पैसेंजर गाड़ियां और पुलिस सहायकों का एक अन्य समूह। राष्ट्रपति का मोटरसाइकिल, वहां कम से कम 20 गाड़ियां थी जो वाद्य यंत्र के स्वरूप में वहां थी। कार के बाद कार। इससे पहले कि सभी गाड़ियां थोड़ी देर के लिए रुकती, तभी लीमी सी कार बराक के हवाई जहाज के सामने आकर रुकी। मैं कॉर्नेलियस की तरफ मुड़ी। क्या यह काउंचार है? मैंने कहा। सच में? क्या वह अब इसमें ही अपनी यात्राएं करेंगे? वे मुस्कुराए। अपने पूरे शासनकाल में हर दिन। हाँ, उन्होंने कहा, यह सब कुछ अब हमेशा ऐसा ही दिखाई देने वाला है। मैंने चश्मा लगाया। हजारों हजार किलो लोह धातु, कमांडो का पूरा जत्था, सब कुछ बुलेट प्रूफ। मैं अब भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, बराक की सुरक्षा अभी भी आधी ही दिखाई दे रही थी। मुझे पता नहीं था कि वह हमेशा ही एक हेलीकॉप्टर के आसपास रहेंगे, जो किसी भी समय उन्हें निकाल कर ले जाने के लिए तैयार होगा। यह कि 23 बंदूकधारी उनकी यात्रा के दौरान आने वाले इमारतों की छतों पर हमेशा तैनात रहेंगे। यह कि एक निजी डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहेगा या किसी भी गाड़ी में यात्रा करेंगे और उसमें हमेशा खून का इंतजाम रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति में उन्हें खून की आवश्यकता होगी तो समस्या नहीं रहेगी। बराक के शपथ ग्रहण समारोह के लगभग 1 सप्ताह पहले राष्ट्रपति ने लीमो को एक नए मॉडल के रूप में बदल दिया था। सही नाम था उसका बीस्ट। 60 टन भारी सुविधाजनक गाड़ी, जिसमें एक खुफिया आंसू गैस संयंत्र, बिना पंचर होने वाले पहिए, बंद वायु संचालन व्यवस्था भी थी, जिसका काम उन्हें किसी भी तरह की जैविक या रासायनिक आक्रमण से बचाना था। अब मैं धरती के सबसे अधिक और भारी पहरे वाले इंसान की पत्नी थी। यह एक साथ राहत देने वाला और परेशान करने वाला था। मैंने कॉर्नेलियस को देखा, जिसने मुझे लीमी की तरफ बढ़ने के लिए इशारा कर दिया। अब आप आगे जा सकती हैं मैम, उन्होंने कहा।
कुछ सालों पहले मैं एक बार व्हाइट हाउस के अंदर गई थी। सीनेट में बराक के दफ्तर के द्वारा मैं माल्या और साशा के साथ एक विशेष यात्रा पर गई थी और यह हमें हमारी वॉशिंगटन यात्राओं के नाम प्रदान किया गया था और हमने सोचा था कि यह मजेदार होगा। व्हाइट हाउस सैर आमतौर पर स्व-निर्देशित होते हैं, लेकिन इस सैर का नेतृत्व व्हाइट हाउस का एक क्यूरेटर कर रहा था, जो हमारे उस छोटे समूह के साथ चल रहा था और व्हाइट हाउस के विशाल हॉल और सार्वजनिक कमरों की सैर करवा रहा था। हम उस कटे कांच वाले झूमर को घूर रहे थे, जो पूर्वी कमरे की ऊंची छत से लटक कर झूल रहा था, जहां भव्य पार्टियां और आयोजन किए जाते थे, जहां एक दीवार पर सोने के विशालकाय फ्रेम में जॉर्ज वॉशिंगटन की लाल गाल और सौम्य अभिभूति वाली तस्वीर लगी हुई थी। अपने गाइड की बदौलत हमने यह जाना कि 18वीं शताब्दी के अंत में प्रथम महिला लेडी एबिगेल एडम्स ने इस विशाल जगह का प्रयोग अपने कपड़ों को लटकाने में करती थी और उसके सालों बाद एक गृह युद्ध के दौरान संघ के सैनिकों को यहाँ अस्थायी रूप से ठहराया गया था। कितनी प्रथम बेटियों की शादी का आयोजन इस पूर्वी कमरे में किया जा चुका था। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की ताबूतों को भी यहाँ लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। मैं उस दिन अपने दिमाग में उन सभी राष्ट्रपतियों को याद कर रही थी और वह सब मिलने की कोशिश कर रही थी जो मैंने अपने इतिहास की क्लास में पढ़ा था, और साथ ही उन लोगों की कल्पना कर रही थी जो सच में इन विशालकाय कमरों में रहे थे। मालिया, जो उस समय लगभग 8 साल की थी, उस विशाल जगह को देखकर स्तब्ध थी। वहीं 5 साल वाली छोटी सी साशा वहां रखी चीजों को न छूने की हर संभव कोशिश कर रही थी, जिसे छूना मना था। वह खेलते हुए हमारे साथ ही चल रही थी, जहां हम इस रूम में ग्रीन रूम में गए, जिसकी दीवारें पन्ना और रेशम से बनी हुई थी और जिसमें जेम्स मैडिसन और 1812 के युद्ध की कहानियां थी, और फिर ब्लू रूम में जिसमें फ्रेंच के फर्नीचर रखे हुए थे, जिसमें ग्लोवर क्लीवलैंड की शादी की कहानी थी। लेकिन जब हमारे गाइड ने हमें ये कहते हुए इशारा किया कि अब हम रेड रूम की तरफ जाएंगे, साशा ने मुझे देखा और बच्चों वाली तेज आवाज में मुझसे कहा, ओ नहीं, अब एक और रूम नहीं। मैंने तुरंत उसे चुप कराया और माँ वाली निगाहों से उसे घूरा, जिसका मतलब था मुझे शर्मिंदा मत करो। लेकिन सच कहे उसे कौन दोष देता, वह वास्तव में बहुत बड़ी जगह थी। व्हाइट हाउस, जिसमें 132 कमरे, 35 बाथरूम, 28 ऐसी जगह जहां आग का प्रबंध किया था, में कुल 7 तल थे, और यह सब इतिहास की कहानी से भरा हुआ था, जो किसी भी एक यात्रा से कहीं ज्यादा था। सच कहा जाए तो वहां असल जिंदगी की कल्पना करना बहुत मुश्किल था। कहीं बहुत नीचे सरकारी कर्मचारी इमारत के अंदर और बाहर कर रहे थे, वहीं कहीं बहुत ऊपर राष्ट्रपति और देश की प्रथम महिला अपने स्कॉटिश टेरियर कुत्ते के साथ अपने पारिवारिक घर में थी। लेकिन हम लोग उस समय घर में बिल्कुल दूसरे हिस्से में खड़े थे, जो समय के साथ रुक गया था, जो उस जगह का संग्रहालय था जहाँ प्रतीकवाद था और उसका महत्व भी, जहां देश की बूढ़ी हड्डियों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था। 2 साल बाद मैं वहां फिर से पहुंची थी, इस बार बिल्कुल अलग दरवाजे और बराक के साथ। उस जगह को देखने जा रहे थे जो बहुत जल्द हमारा घर होने वाला था। राष्ट्रपति और श्रीमती बुश ने राजनयिक स्वागत कक्ष में हमारा स्वागत किया, जो साउथ हॉल के सामने था। प्रथम महिला ने मेरा हाथ बहुत ही गर्माहट के साथ पकड़ा। प्लीज मुझे लॉरा पुकारिए, उन्होंने कहा। उनके पति भी उसी तरह स्वागत के भाव में थे, एक उदार टेक्सास व्यक्तित्व जिसे देखकर लग रहा था कि उन्होंने किसी तरह की राजनीतिक कटु भावना पर जीत हासिल कर ली थी। पूरे प्रचार अभियान के दौरान बराक ने राष्ट्रपति के नेतृत्व के विचार में आलोचना की थी और मतदाताओं से वादा किया था कि वे ऐसी चीजों को ठीक करेंगे जिन्हें वे गलतियों के रूप में देखते हैं। रिपब्लिकन के सदस्य होने के नाते बुश ने स्वाभाविक रूप से जॉन मैकेन की उम्मीदवारी का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने इतिहास के सबसे सरल राष्ट्रपति परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा ली थी।
उन्होंने कार्यकारी शाखा के सभी विभागों को आने वाले प्रशासन के लिए कार्यस्थिति फाइल बनाने का आदेश दिया था। यहाँ तक कि देश के प्रथम महिला के लिए भी कर्मचारियों ने सभी सूचियों, कैलेंडरों और पत्राचार के नमूनों को एक जगह इकट्ठा करके रखा था, ताकि मुझे उपाधियों के साथ करने वाले सामाजिक पत्राचार में इसकी मदद मिल सके। इन सबके नीचे एक तरह की दयालुता थी, देश का सच्चा प्यार, जिसकी मैं हमेशा सराहना और प्रशंसा करूंगी। हालांकि राष्ट्रपति बुश ने सीधी तौर पर यह नहीं कहा था, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, उनके चेहरे पर राहत के निशान देखे थे, जो ये कह रहे थे कि उनका शासनकाल खत्म हुआ और अपने हिस्से की दौड़ उन्होंने खत्म कर ली है और अब जल्द ही अपने घर टेक्सास वापस जा सकते हैं। अब यह समय अगले राष्ट्रपति को दरवाजे के अंदर आने देने का था, जहां हमारे पति बातें करने के लिए ओवल ऑफिस की तरफ चले गए। लॉरा मुझे लकड़ी के बने निजी लिफ्ट की तरफ ले गई, जो देश के प्रथम परिवार के लिए आरक्षित थी, जिसे टक्सीडो पहने हुए एक सभ्य अफ्रीकी अमेरिकी आदमी चला रहा था। जैसे ही हम 2 तल ऊपर परिवार के रहने वाली जगह पर पहुंचे, लॉरा ने साशा और मालिया के बारे में पूछा। तब वह 62 साल की थी और व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने 2 बड़ी बेटियों को पाला था। पूर्व स्कूल अध्यापक एक और पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने प्रथम महिला में अपने उस पद का उपयोग शिक्षकों की वकालत और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया था। उन्होंने अपनी गर्मजोशी से भरी नीली आंखों से मेरा परीक्षण किया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने पूछा। थोड़ा ज्यादा ही भावुक, मैंने स्वीकार किया। वह मुस्कुराई, जिसमें मुझे वास्तविक करुणा का एहसास हुआ। मैं जानती हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच में जानती हूँ। उस पल मैं उनके द्वारा कही गई बातों के महत्व को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बाद में मैं अक्सर उनके बारे में सोचती थी। मैं और बराक बिल्कुल ही अनजान और छोटे से समूह में शामिल हो रहे थे, जो क्लिंटन, कॉर्टर, 2 बुश, नैन्सी रीगन और बेटी फोर्ड से बना हुआ था। इस पूरी धरती पर सिर्फ यही लोग थे जो ये जानते थे कि मैं और बराक किस स्थिति से गुजर रहे थे, जिन्होंने व्हाइट हाउस में हमारे जीवन के अनूठे आनंद और कठिनाइयों का अनुभव है। क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग थे, हमने आपस में इस संबंध को हमेशा बनाए रखा। लॉरा मुझे घर के हिस्से के अंदर ले जा रही थी और एक के बाद एक दूसरे कमरे दिखा रही थी। व्हाइट हाउस का यह निजी क्षेत्र लगभग 20,000 वर्ग फीट में था, जिसमें उस मुख्य ऐतिहासिक संरचना का ऊपरी 2 तल शामिल थे, जिसे आप तस्वीरों में इसके प्रतिष्ठित सफेद स्तंभों से पहचान सकते हैं। मैंने भोजन कक्ष देखा, जहां बैठकर देश के प्रथम परिवार ने खाना खाया था, और अपना सिर उस साफ सुथरे रसोई घर में घुसाकर देखने लगी, जहाँ के रसोइये रात के खाने की तैयारी करने में अपने काम में लगे हुए थे। मैंने सबसे ऊपरी तल पर मेहमानों का कमरा देखा और उसे उस जगह के रूप में सोचने लगी जहाँ मेरी माँ रह सकती थी, अगर हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए राजी कर पाए। यहाँ एक छोटा सा जिम था। यह वह जगह थी जहां उस पूरे दौरान बराक और राष्ट्रीय बुश मुद्दों की बातचीत के हिस्से में सबसे ज्यादा उत्तेजित थे। मेरी सबसे ज्यादा रुचि उन 2 कमरों में थी, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि यह साशा और मालिया के लिए सबसे अच्छे साबित होंगे, और 2 मुख्य बेडरूम के तुरंत नीचे वाले हॉल के पास। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चियों के लिए आराम और उनके लिए घर की भावना थी। अगर हम पीछे मुड़कर सभी वैभव और परिस्थितियों को देखेंगे तो सपने की तरह कभी न सच होने वाले बड़े घर में रहने जाना, यहाँ खाना खाने के लिए बनी रसोइयों को देखना, बॉलिंग की जगह हो, स्विमिंग पूल हो, बराक और मैं जो कर रहे थे वह कुछ ऐसा ही था जो कोई भी अभिभावक कभी करना चाहता है, बिना किसी पूर्व सूचना के अपने बच्चों को साल के बीच में ही उस स्कूल में एक झटके से निकाल देना जिसे उन्हें प्यार था, उन्हें उनके दोस्तों से दूर कर लेना और उन्हें नए घर और एक नए स्कूल में दाखिला दिलवाना। मेरा दिमाग इस सोच से भरा हुआ था। हालांकि मुझे मालूम था कि दूसरी माँओं और बच्चों ने भी यह सब पहले बड़ी सफलता के साथ किया है।
लॉरा मुझे एक बहुत ही सुंदर और कम सामान वाले कमरे में ले गई, जो मुख्य बेडरूम के सामने था, जो परंपरागत रूप से प्रथम महिला के तैयार होने की जगह के रूप में इस्तेमाल होता था। उन्होंने खिड़की से रोज गार्डन और ओवल ऑफिस की तरफ इशारा किया और यह कहा कि इससे उन्हें बाहर देखने की सुविधा मिलती थी और कभी-कभी उन्हें यह भी जानकारी मिलती थी कि उनके पति क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिलेरी क्लिंटन ने उन्हें यही दृश्य दिखाया था जब वह 8 साल पहले व्हाइट हाउस देखने आई थी, और उसके 8 साल पहले उनकी सास बारबरा बुश ने हिलेरी को यह दृश्य दिखाया था। मैंने खिड़की के बाहर देखा और खुद को यह याद दिलाया कि मैं एक विनम्र निरंतरता का हिस्सा थी। आने वाले महीनों में मैं इन महिलाओं के साथ एक जुड़ाव की शक्ति को महसूस करने वाली थी। हिलेरी ने शालीनता के साथ फोन पर अपने ज्ञान को साझा किया और चेल्सी के लिए स्कूल के चुनाव में अपने अनुभव को मेरे साथ बांटा। मैंने रोसनिल कॉटर से मुलाकात की और नैन्सी रीगन से फोन पर बात की। दोनों महिलाएं गर्मजोशी से भरी थीं और उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए पेशकश भी की। और हमारे पहले दौरे के कुछ सप्ताह बाद लॉरा ने बड़े प्यार से मुझे साशा और मालिया के साथ दोबारा आने के लिए आमंत्रित किया, जिस दिन उनकी बेटियां जैना और बारबरा वहां मौजूद हो और मेरे बच्चे को व्हाइट हाउस में मजेदार हिस्सों के बारे में बता सकें। उन्हें फ्लश सीट से लेकर घर में ही बने सिनेमा हॉल और सबसे ऊपरी तल के हॉल वाले गलियारे में फिसलने तक की सभी जानकारियां दे सकें। यह सब कुछ बहुत अधिक खुशी देने वाला था। मैंने अभी से ही उस दिन का इंतजार करने लगी जब मैं वहां से हासिल ज्ञान को मेरे बाद आने वाली प्रथम महिला को दूंगी। हमने हवाई में अपने पारंपरिक क्रिसमस की छुट्टियों के तुरंत बाद ही वॉशिंगटन जाने का फैसला लिया, ताकि साशा और मालिया सर्दियों की छुट्टी के बाद तुरंत लौटने पर अपने नए सहपाठियों के साथ अपना स्कूल शुरू कर सके। उद्घाटन समारोह में अभी भी लगभग 3 सप्ताह का समय बचा था, जिसका मतलब था कि हमें अस्थायी व्यवस्था करनी थी। शहर के केंद्र में स्थित हे एडम्स होटल के सबसे ऊपरी तल पर कमरा किराए पर लेना था। हमारे कमरे में लैफेयट स्क्वायर और व्हाइट हाउस का ऊपरी बगीचा दिखाई देता था, जहां हम यह देख सकते थे कि उद्घाटन परेड की तैयारी के लिए बड़े बड़े खंभों वाले स्टैंड और लोहे के मंच लगाए जा रहे थे। होटल के उस तरह सामने वाली इमारत में किसी ने मालिया और साशा का स्वागत है लिखकर लटका दिया। यह सब कुछ देखकर मेरा दम थोड़ा घुटने लगा। बहुत अधिक शोध, 2 यात्रा और बहुत सारी बातचीत के बाद हमने अपनी बेटियों का नामांकन सिडवेल फ्रेंड्स में कराया, जो कि एक निजी जिसकी छवि बहुत अच्छी थी। साशा निचले स्तर की कक्षा 2 की विद्यार्थी थी, जो कि बिथेंडा उपनगर मैरीलैंड में स्थित था, और मालिया मुख्य परिसर में 5वीं कक्षा में बैठने वाली थी, जो व्हाइट हाउस के उत्तर में कुछ ही मील की दूरी पर स्थित था। दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए मोटर कैड की सवारी करनी थी, जिसके साथ गुप्त सेवाओं के एजेंट का एक समूह भी चलने वाला था, जिसमें से कुछ दोनों बच्चों की कक्षाओं के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी प्रत्येक चाल, खेलकूद और खेल अभ्यास पर नजर रखने वाले थे। अब हम लोग एक तरह के बुलबुले के अंदर जी रहे थे, जो आंशिक रूप से रोजमर्रा की दुनिया से कटा हुआ था। मैं याद नहीं कर सकती हूँ कि आखिरी बार कब मैं खुद दौड़कर पास की दुकान में गई थी, या यूं ही मस्ती करने के लिए किसी बगीचे में। कहीं भी जाने से पहले यह जरूरी था कि सुरक्षा और समय सारणी पर बात की जाए। यह बुलबुला प्रचार अभियान के दौरान ही धीरे धीरे हमारे घर के आसपास बनना शुरू हो गया था, और चूंकि बराक की ख्याति बढ़ गई थी, इसीलिए यह जरूरी था कि हमारे और जनता के बीच की सीमाओं को बढ़ाया जाए, और कुछ मामलों में हमारे और हमारे दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के बीच भी। इस बुलबुले के अंदर रहना अजीब था, एक ऐसा एहसास जिसमें मुझे कुछ विशेष आनंद नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं यह जानती थी कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। एक नियमित पुलिस की गाड़ी के साथ हमारी गाड़ियों को अब ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रोका जाता था। हम बहुत कम ही स्थितियों में
इमारत के आगे के गेट से अंदर या बाहर आते जाते थे। हमारी सेवाओं के लिए बने प्रवेश द्वार से आना जाना पड़ता था या फिर बगल की गली से होकर। सुरक्षा के लिहाज से हम लोगों को जितना कम दिखाई दे उतना बेहतर था। मुझे आशा थी कि साशा और मालिया के बुलबुले शायद अलग हों और वे सुरक्षित रहें, लेकिन बंधे हुए नहीं, और यह कि उनका दायरा शायद हमारे दायरा से बड़ा होगा। मैं चाहती थी कि वे दोस्त बनाएं, असली दोस्त, ऐसे जो बच्चों को ढूंढे और उनके अन्य कारणों से पसंद करते हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि वे बराक ओबामा की बेटियां हैं। मैं चाहती थी कि वे सीखें, उनके जीवन में रोमांस हो, वे गलतियां करें और फिर सुधरें। मुझे आशा थी कि उनका स्कूल उनके लिए एक तरह का आश्रय होगा, एक ऐसी जगह जहां वे मुक्त होंगे। सिडवेल फ्रेंड्स ने कई कारणों की वजह से हमसे गुजारिश की थी, जिसमें एक तथ्य यह भी शामिल था कि यह वही स्कूल था जहां चेलेक्सिया क्लिंटन ने पढ़ाई की थी जब उनके पिता राष्ट्रपति थे। वहां वे कर्मचारी ऊंचे घरों के विद्यार्थियों की सुरक्षा का तरीका जानते थे, और वहां पहले से ही इस तरह की सुविधाएं थी जो साशा और मालिया के लिए जरूरी थी, जिनका मतलब यह था कि स्कूल के संसाधनों को लेकर हमें बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और अब इन सबसे ऊपर मुझे उस जगह का एहसास पसंद आया था। क्रैकर दर्शन का मूल समुदाय था। यह इस विचार पर बनाया गया था कि किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर हावी नहीं होना चाहिए, जो मुझे उस बड़े कोलाहल के लिए स्वस्थ संतुलन की तरह प्रतीत हो रहा था जिसने उनके पिता को अब घेर लिया था। स्कूल के पहले दिन सर्दी के कोट पहनने में मैंने उनकी मदद करने से पहले मैंने और बराक ने अपने होटल से ही साशा और मालिया के साथ जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था। बराक खुद को स्कूल के पहले दिन के व्यवहार को लेकर कुछ सुझाव देने के लिए रुक नहीं पाए। मुस्कुराते रहना, नम्र रहना और अपने शिक्षकों की बात सुनना। और अंत में जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने अपने बैंगनी बैग कंधों पर टांगकर उन्होंने कहा, हाँ, अपनी नाक तो बिल्कुल मत खींचना। हॉल के रास्ते मेरी माँ हमारे साथ आई और नीचे जाने के लिए हम लिफ्ट में चले गए। होटल के बाहर गुप्त सेवा वालों ने सुरक्षा तंबू लगा दिया था, जिसका उद्देश्य हमें उन सभी लोगों की नजरों से बचाना था, जिसमें फोटोग्राफर और टेलीविजन वाले शामिल होते थे, जो प्रवेश द्वार पर खड़े होकर हमारे परिवार के बदलाव के उस दौर की तस्वीरों के लिए भूखे थे। बस एक रात पहले शिकागो से वापस आने के बाद बराक ये आशा कर रहे थे कि वे बच्चों के साथ उनके स्कूल तक जाएंगे, लेकिन वे जानते थे इससे बहुत बड़ा तमाशा बन सकता था। उनके मोटरकैड का काफिला बहुत बड़ा था। अब तक वे बहुत भारी हो चुके थे। जैसे ही साशा और मालिया ने उन्हें गले लगाया और गुड बाय कहा, मैं उनके चेहरे के दर्द को देख पा रही थी। उसके बाद मैं और मेरी माँ बच्चों के साथ उनके नए तरह के स्कूल बस में बैठ गए, एक काले रंग की एसयूवी जिसकी खिड़कियां रंगीन और बुलेट प्रूफ कांच से बनी हुई थी। उस समय मैं बच्चों के साथ आत्मविश्वास दिखाने, मुस्कुराने और मजाक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भीतर ही भीतर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंग का 1 इंच आगे जा रहा है। हम पहले ऊपरी स्कूल के परिसर में पहुंचे, जहां मैंने और मालिया ने समाचार वालों के अगिनत कमरों को भेदा और स्कूल के अंदर घुस गए। हम दोनों ही सुरक्षा सेवा एजेंटों द्वारा तेजी से अंदर कर दिए गए थे। मालिया को उसकी नई शिक्षक के पास छोड़ने के बाद मोटरकैड हम लोगों को बिजेता लेकर गई, जहां मैंने साशा के साथ भी वही सब दोहराया। मैंने उसे नए क्लासरूम की नीची टेबल और चौड़ी खिड़कियों के साथ छोड़ दिया। मैंने सुरक्षित और खुशनुमा जगह की प्रार्थना की। मैं मोटरकैड में वापस बैठ गई। हे एडम्स वापस लौट आई। मैं अब भी अपने बुलबुले में ही थी। मेरे आगे का एक पूरा दिन व्यस्त था। हर एक मिनट बैठकों के लिए नियत था, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बेटियों पर अटक गया था। उनका दिन कैसा होगा? क्या वे खाएंगी? क्या उन्हें बेवकूफ बनाया जाएगा या वे घर जैसा महसूस करेगी? बाद में मैंने मीडिया की एक तस्वीर देखी जिसमें साशा को स्कूल सुबह जाते हुए दिखाया गया था। उस तस्वीर ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए।
मुझे लगता था यह तब खींची गई जब मैं मालिया को स्कूल पहुंचाने गई और साशा कार में मेरी माँ के साथ बैठकर इंतजार कर रही थी। उसने अपना गोल छोटा सा मुंह एसयूवी कार की खिड़की से चिपकाया हुआ था और बाहर घूर रही थी। बड़ी और दर्द भरी आंखें जो फोटोग्राफर और बाहर के लोगों को अपने भीतर समा रही थी। उसकी सोच को पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। हम उनसे बहुत कुछ मांग कर रहे थे। मैं इस सोच के साथ सिर्फ उस पूरे दिन ही नहीं बल्कि पूरे महीने और आने वाले कई सालों तक बैठी रही। बदलाव की वह गति कभी भी धीमी नहीं पड़ी। मुझे एक साथ सैकड़ों फैसले लेने थे और सभी बहुत जरूरी थे। मुझे नहाने के तौलिए से लेकर टूथपेस्ट, बर्तन धोने का साबुन और व्हाइट हाउस में रहने वाले के लिए बियर तक का इंतजाम करना था। उद्घाटन समारोह और उसके बाद के फैंसी बॉल आयोजन के लिए मेरे कपड़ों का चुनाव और मेहनत के रूप में हमारे शहर के लगभग 150 की संख्या में आने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रसद का इंतजाम करना था। मेरी बदलाव टीम की सदस्य मलीसा और अन्य लोगों ने जो भी काम में मैं सौंपती थी उन्हें सौंप दिया। हमने अपने घर और ओवल ऑफिस को फिर से सजाने और बेहतर करने के लिए माइकल स्मिथ की नियुक्ति की थी, जो एक आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ है और जिन्हें हमने शिकागो के एक मित्र की मदद से खोजा था। चुने गए राष्ट्रपति को घर बदलने और उसे अपने हिसाब से सजाने के लिए संघीय कोष का $1,00,000 की राशि दी जाती है, लेकिन बराक ने जोर देकर कहा कि हम हर चीज का भुगतान खुद करेंगे और इसके लिए हम उस धन का इस्तेमाल करेंगे जो हमें उनकी किताब की रॉयल्टी से मिली थी। जब से मैं उन्हें जानती हूँ वह ऐसे ही है। जब पैसे और नैतिकता की बात आती है तब बहुत अधिक सतर्क, कानून द्वारा तय मापदंड से खुद को ऊपर रखना। अश्वेत समुदाय में एक पुरानी कहावत है, आपको आधा भी अच्छा करने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस में पहले अफ्रीकी अमेरिकी परिवार के रूप में हमें अपने नस्ल के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। हम जानते थे कि फैसले में किसी भी तरह की गलती या कमी होने पर उसके वास्तविक रूप से बड़ा करके दिखाया जाएगा। आमतौर पर अपनी नई भूमिका में मेरे द्वारा किए जा सकने वाले कामों की तुलना में उद्घाटन समारोह और घर को सजाने के विचार के प्रति मेरी रुचि कम थी, क्योंकि मैंने देखा था दरअसल कुछ करने की जरूरत नहीं थी। काम का उल्लेख नहीं होने का मतलब काम की जरूरत नहीं होना, और इस बात ने मुझे अपने कार्यक्रम के चुनाव की आजादी दी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी नए प्रशासन के बड़े उद्देश्यों में से मैं अपनी मदद दे सकूं। मुझे राहत थी कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन खुशी खुशी वापस लौटे। साशा अपने साथ ऐसे होमवर्क लेके लौटती थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मालिया ने पहले से ही माध्यमिक स्कूल के कोरल संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामांकन करवा लिया था। उन्होंने बताया कि दूसरी कक्षाओं के बच्चे ने उन्हें देखने के बाद कभी कभी दोबारा भी देखा, लेकिन सब अच्छे थे। उसके बाद हर दिन मोटरकेट से सिडबेल फ्रेंड्स जाना एक दिनचर्या बन गया। लगभग एक सप्ताह बाद बच्चियां इतनी सहज हो गई थी कि मेरे बिना सिर्फ मेरी माँ के साथ ही स्कूल जाने की लगी, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल ले जाना और स्कूल से वापस ले आने का काम कम मुश्किल हो गया, और इसमें एजेंट, गाड़ियां और बंदूकों की संख्या भी अपने आप कम हो गई। मेरी माँ हमारे साथ वॉशिंगटन नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैंने उन पर जोर दिया। बच्चों को उनकी जरूरत थी, मुझे उनकी जरूरत थी। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें भी हमारी जरूरत थी। पिछले कुछ सालों से वह लगभग हमारे जीवन के हर दिन का हिस्सा बन गई थी। उनकी व्यवहारिकता सभी की चिंता के लिए मरहम थी। 71 वर्ष की उम्र में वह शिकागो के अलावा और कहीं नहीं रही थी। वह साउथ साइड और यूक्लिड एनक्लेव के हमारे घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उन लोगों को प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर को भी प्यार करती हूँ। उन्होंने चुनाव के बाद बिना किसी शब्द को छुपाए कहा, व्हाइट हाउस मुझे संग्रहालय की याद दिलाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप संग्रहालय में सो कैसे सकते हैं। मैंने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि अगर वो वॉशिंगटन आ जाएगी तो वो बहुत तरह के मजेदार लोगों से मिल सकती है। उन्हें खुद से न तो खाना बनाना होगा, ना ही सफाई करनी होगी।
और व्हाइट हाउस के सबसे ऊपरी तल पर उन्हें इतनी जगह मिलेगी जितनी उन्हें अपने घर में कभी नहीं मिली थी। इन सभी बातों के लिए उनके लिए कोई मायने नहीं थे। मेरी माँ पर सभी तरह की चकाचौंध और प्रचार प्रसार का कोई असर नहीं था। मैंने अंततः क्रैग को बुलाया। तुम्हें मेरी खातिर माँ से बात करनी पड़ेगी, मैंने कहा। कृपया उन्हें इस बात के लिए तैयार करो। किसी तरह यह काम कर गया। जरूरत पड़ने पर क्रैग हमेशा कारगर साबित होता था। मेरी माँ हमारे साथ अगले 8 साल तक वॉशिंगटन में रहने वाली थी, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती थी कि उनको यहाँ रहना अस्थायी है और वह तभी तक यहाँ है जब तक कि बच्चियां अच्छे से यहाँ व्यवस्थित न हो जाएं। उन्होंने अपने चारों तरफ किसी तरह के बुलबुले को बनाने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने गुप्त सेवा सुरक्षा के लिए भी मना कर दिया था और अपने व्यक्तित्व को सामान्य रखने और अपने कदमों को हल्का रखने के लिए मीडिया से भी स्वयं को दूर रखा। उन्होंने व्हाइट हाउस के सफाई कर्मचारियों को हतप्रत कर दिया, इस बात को जोर देकर कि वे अपने कपड़े स्वयं धोएगी। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वह खुद गेट से बाहर निकलकर जल्दी से CVS या फिलेन के बेसमेंट में चली जाती, नए दोस्त बनाती थी और अक्सर दोपहर के खाने पर उनसे मिलती थी। जब भी कभी अनजान आदमी उन्हें देखकर यह कहता कि वह मिशेल ओबामा की माँ जैसी दिखती है, वह अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले रुककर उन्हें बहुत विनम्रता से कहती कि हाँ, मुझे यह बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, जैसी वह हमेशा थी। मेरी माँ ने सभी काम अपने तरीके से ही किए। उद्घाटन समारोह के लिए मेरा पूरा परिवार आया था। मेरी चाचिया, चाचा और भाई बहन सभी आए थे। हाइड पार्क से हमारे दोस्त आए थे, उनके साथ हमारी सहेलियां और उनके पति, सबके बच्चे भी आए थे। हमने उद्घाटन सप्ताह में बड़े और छोटों के लिए जुड़ाव जलसे का इंतजाम किया था, जिसमें बच्चों का संगीत, शपथ ग्रहण के बाद कैपिटल राइट में पारंपरिक भोजन के दौरान बच्चों के लिए अलग खाने की व्यवस्था और मुर्दे की खोज और व्हाइट हाउस में लगातार बच्चों की पार्टियां चल रही थी। वहीं हम लोग सभी उद्घाटन हॉल में चले गए। प्रचार अभियान के आखिरी कुछ महीनों में एक आशीर्वाद की तरह हमारा परिवार, जो ब्रिटेन के परिवार के साथ प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से घुल मिल गया था। हालांकि कुछ महीने पहले तक वे एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। बराक और बिदेन का संबंध सहज था। वे दोनों ही अपने काम की गंभीरता और परिवार के संबंध में आसानी से संतुलन बना लेते थे। मैं, जो कि पत्नी जिल को पसंद करती थी, मैं उनकी सौम्य दृढ़ता और उसके काम की नीतियों की प्रशंसक थी। उसने जॉ की पत्नी और उसके बेटे की कार दुर्घटना में मौत के बाद 1977 में जॉ से शादी की और उनके 2 बेटों की सौतेली मां बन गई। बाद में उन दोनों की एक अपनी बेटी पैदा हुई। जिल ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्रों में अपना शोध खत्म कर डॉक्टरेट की उपाधि पाई थी और जो कि सीनेटर रहने के दौरान ही नहीं बल्कि 2 चुनावों में उनके प्रचार अभियान के दौरान भी उसने डेलवेयर के कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ना जारी रखा। मेरी तरह ही वह भी सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए नए तरीके ढूंढती रहती थी। मेरे विपरीत उनका इस मामले में सीधा भावनात्मक संबंध था। जो बिडेन, जो का बड़ा बेटा, राष्ट्रीय गार्ड के साथ इराक में तैनात थे, उसे वॉशिंगटन जाने और अपने पिता को उपराष्ट्रपति बनने तक देखने के लिए कुछ महीनों की छुट्टी मिली थी। और बिडेन के पोते पोती 5 एक साथ, वे सभी बहुत ही चंचल थे और जो और जिल से बिल्कुल अलग। वे डेनवर के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय सम्मेलन में आए थे और साशा और मालिया को अपने उपद्रवी जाल में फंसा लिया था। हमारी बच्चियों को जो के होटल के कमरे में सोने के लिए जिद भी थी। वे सभी नए दोस्त बनाने के लिए अपने आसपास की राजनीतिक सरगर्मियों को नजरअंदाज करके काफी खुश थे। बिडेन के बच्चों के आसपास रहने से वह हमेशा ही आभारी रहते हैं। उद्घाटन वाले दिन कड़ाके की ठंड थी। तापमान कभी भी 0 से ऊपर नहीं जा रहा था और हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे 15 डिग्री हो। उस दिन मैं और बराक अपनी बेटियां और अपनी माँ, क्रैग और कैली, माया और कॉनरेड और मामा के साथ चर्च गए। उस दौरान हम बस यही सुनते रहे
कि लोग सुबह से पहले ही नेशनल हॉल में कतार में खड़े हैं और उद्घाटन कार्यक्रम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन जितनी ठंड हो सकती थी उतनी थी, और मैं यह हमेशा याद रखूंगी कि उस दिन कितने लोग उस ठंड में मुझसे भी ज्यादा देर तक खड़े थे और इस बात से आश्वस्त थे कि यह सब इस लायक है कि इतनी ठंड में खड़ा हुआ जा सकता था। बाद में हमने जाना कि उस दिन लगभग 20 लाख लोग देश के सभी हिस्सों से आकर मॉल में जमा थे। यहाँ अनेकता और ऊर्जा का एक समुद्र था और मुझे आशा है कि लोग यह हुजूम यूएस कैपिटल के आगे वॉशिंगटन स्मारक होते हुए लगभग 1 मील दूर तक फैला था। चर्च के बाद मैं और बराक व्हाइट हाउस चले गए, जहां हम जो और जिल के साथ राष्ट्रपति बुश, उपराष्ट्रपति डिक चेनी और उनकी पत्नियों से मिले और शपथ लेने के लिए मोटर कैंडिंग में कैपिटल जाने से सबसे पहले हम सब चाय और कॉफी पीने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। इसके पहले कि बराक को एक प्राधिकरण कोड दिया जाए जिससे उन्हें देश के परमाणु हथियार और उसके उपयोगी संबंधित नियमों की रिपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति मिल गई थी। अभी से वह वहां जाते थे। एक सैन्य सहयोगी उनके बहुत करीब पीछे पीछे चल देता और जिसके हाथ में प्रक्षेपण प्रमाणीकरण कोड परिष्कृत संचार उपकरण वाली एक 45 पाउंड वाली अटैची होती, जिसमें परमाणु फुटबॉल के नाम से पुकारा जाता था। उसका वजन बहुत ही ज्यादा था। मेरे लिए समारोह भी एक आश्चर्य से भरा धीमी प्रक्रिया वाला आयोजन था और जिसका दायरा इतना बड़ा था कि मैं वहाँ जो हो रहा है आयोजन की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ भी नहीं सकी। आयोजन से पहले हमने अपनी शुरुआत कैपिटल के एक निजी कमरे से की, जहाँ बच्चों ने अपना नाश्ता खाया और बराक ने मेरे साथ बैठकर उस छोटे लाल बाइबल पर अपना हाथ रखने का अभ्यास किया जो 150 साल पहले अब्राहम लिंकन का था। उसी समय हमारे बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार बाहर के मंच पर अपने लिए बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। मुझे यह बात बाद में ध्यान में आई कि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने सारे अश्वेत लोग एक साथ किसी अमेरिकी शपथ ग्रहण में जनता के सामने बैठे थे और दुनिया भर के दर्शक उन्हें महत्वपूर्ण अतिथि की तरह देख रहे थे। मैं और बराक दोनों इस बात को जानते थे कि बहुत सारे अमेरिकी लोग, विशेष रूप से जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनके लिए इस दिन का क्या मतलब था। उन्होंने अपने अतिथियों में विश्व युद्ध 2 में लड़ने वाले टस्केगी एयरमैन, इतिहास बनाने वाले अफ्रीकी अमेरिकी पायलट और जमीन के बटालियनों को भी शामिल किया था। उन्होंने 9 अश्वेत विद्यार्थियों के उस समूह, जिसे लिटिल रॉक 9 के नाम से जाना जाता था, को भी आमंत्रित किया। ये वही 9 विद्यार्थी थे जो 1957 में सर्वोच्च न्यायालय के अश्वेत बनाम शिक्षा विभाग के निर्णय के आधार पर अरकनसास के श्वेत बच्चों के स्कूल में दाखिल हुए थे और उच्च सिद्धांत के नाम पर कई महीनों तक क्रूरता और दुर्व्यवहार को सहा था। अब वे सभी वरिष्ठ नागरिक हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनके कंधे झुक गए थे। यह उन दशकों की निशानी थी, या शायद वह वजन भी जो उन लोगों के भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने कंधों पर ढोया था। बराक अक्सर कहते थे कि वे व्हाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ने की ख्वाहिश इसलिए कर पाए क्योंकि लिटिल 9 रॉक ने केंद्रीय उच्च विद्यालय की सीढ़ियों पर चढ़ने का साहस किया। हम जितना भी निरंतरता से जुड़े हैं, उनमें शायद यह सबसे महत्वपूर्ण था। उस दिन लगभग दोपहर में हम अपने बच्चों के साथ देश के सामने खड़े हुए। वास्तव में मुझे बस एक छोटी सी चीज याद है, किस तरह ठीक उसी समय बराक के माथे पर सूरज की किरण पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते हुए वहां मौजूद भीड़ में भी श्रद्धा भरी खामोशी छा गई। मुझे याद है कि कैसे साशा, जो वयस्कों के उस समंदर के सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन दिखाई देने के लिए गर्व से स्टूल पर खड़ी थी। मुझे हवा की ताजगी याद है। मैंने लिंकन की बाइबल उठाई और बराक ने अपना बायां हाथ उस पर रखा, अमेरिका के सिद्धांत की रक्षा करने के प्रण लेते हुए। हम
एक दो और छोटे वाक्य देश के हर मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेने के लिए सहमत। यह बहुत भारी था और साथ ही खुशी भरा भी। बराक ने उस समय जो उद्घाटन में भाषण दिया था, उसमें उसकी भावनाएं झलक रही थी। मैंने वही सच उन लोगों के चेहरे पर बार बार देखा जो उस आयोजन का साक्षी बनने के लिए ठिठुर रहे थे। जहां तक मेरी नजरें जा सकती थी, उस हर दिशा में लोग खड़े थे। उन्होंने नेशनल मॉल और परेड की जगह वाले हिस्से को भर दिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा परिवार उनकी बाहों में गिर गया है। हम सभी एक समझौता कर रहे थे, आपको हम मिले, हमने आपको पाया। मालिया और साशा ने बहुत जल्द ही यह सीख लिया कि सार्वजनिक रूप से देखे जाने का मतलब क्या होता था। ऐसा एहसास मुझे तब हुआ जब हम राष्ट्रपति के लिमोजिन कार पर चढ़कर उद्घाटन परेड की अगुवाई करते हुए व्हाइट हाउस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। तब तक बराक और मैंने जॉर्ज और लॉरा बुश को अलविदा कह दिया था। जैसे ही वे मरीन हेलीकॉप्टर में बैठकर कैपिटल से जाने लगे, हमने उन्हें हाथ हिलाया। हमने दोपहर का खाना भी खाया, सैकड़ों अतिथियों के साथ, जिसमें से कई नए कैबिनेट सहयोगी, कांग्रेस के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल थे। कैपिटल के अंदर के उस हॉल में मुझे और बराक को बतख का मीट परोसा गया। वहीं लड़कियों को उनका पसंदीदा व्यंजन मिला, चिकन फिंगर्स और मैक और चीज। वहां बगल वाले कमरे में बिदून के बच्चों के साथ कुछ और बच्चे भी थे। मैं यह देखकर अचंभित थी कि उद्घाटन के दौरान किस तरह मेरी बच्चियों ने अपने आप को व्यवस्थित किया था। वे न तो कभी अस्थिर हुई, न ही अनाड़ीपन दिखाया और न ही कभी मुस्कुराना भूली। अभी भी हजारों लोग हमें सड़क के किनारे से और टेलीविजन पर देख रहे थे। जब हमारा मोटरकेड पेंसिल्वानिया एवेन्यू की तरफ बढ़ा, हालांकि खिड़कियों में गहरे रंग के कांच की वजह से किसी को भी अंदर देखने में परेशानी हो रही थी। जब बराक और मैं परेड रूट पर थोड़ी दूर चलने के लिए बाहर निकले और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, मालिया और साशा चलती हुई लिमो के गर्म कवच के अंदर बैठे रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अंततः वे अपेक्षाकृत अकेली और दूसरों की नजरों से बाहर हो गई है। जब तक मैं और बराक वापस आकर गाड़ी में बैठे, तब तक दोनों बच्चियां इदम होकर हंस रही थी। उन दोनों ने खुद को औपचारिक सम्मान से मुक्त कर लिया था। उन्होंने अपनी टोपियां उतार कर फेंक दी थी और एक दूसरे के बाल को बिगाड़ दिया था। वे आपस में बहनों की तरह गुदगुदी भरी लड़ाई लड़ रही थी, थकावट से चूर। अंततः में वे दोनों सीट पर फिसल गई और बाकी का रास्ता पैरों को भांजते कार की स्टीरियो से तेज आवाज निकलने लगी, जैसा यह कोई पुराना दिन हो। उस समय बराक और मुझे एक तरह की मीठी राहत महसूस हुई। अब हम प्रथम परिवार थे, लेकिन हम अब भी थे। उद्घाटन वाले दिन जैसे ही सूरज डूबना शुरू हुआ, तापमान और नीचे चला गया। बराक और मैंने कभी न थकने वाली जो बिडेन के साथ अपना अगला 2 घंटा व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर बाहर का मुआयना करने में बिताया और पेंसिल्वानिया एवेन्यू पर हमारे सामने गुजरने वाली सभी 50 राज्यों के आए हुए बैंड को देखते रहे। कुछ समय बाद मुझे अपने पैरों के अंगूठे का एहसास होना बंद हो गया। हालांकि किसी ने मुझे अपने पैरों और टांगों पर रखने के लिए कंबल भी दिया था। एक के बाद एक हमारे मेहमान शाम की डाइनिंग हॉल की तैयारी के लिए वहां से जाने लगे। शाम के लगभग 7 बज चुके थे जब अंतिम बैंड ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और उसके बाद बराक और मैं अंधेरे से होते हुए पहली बार अभ्यस्त निवासियों की तरह व्हाइट हाउस के अंदर गए। दोपहर के समय कर्मचारियों ने रहने वाली जगह को ऊपर से नीचे तक बदल दिया था। बुश परिवार की चीजों को बाहर निकालकर हमारी चीजों को अंदर रख दिया था। लगभग 5 घंटों में पूर्व राष्ट्रपति के कुत्ते के निशान से मालिया की एलर्जी को रोकने से मदद करने के लिए कालीनों को भांप दिया था, फर्नीचरों को लाकर व्यवस्थित ढंग से रख दिया था और फूलों की सजावट पूरी हो चुकी थी। जब तक हम ऊपर जाने वाले लिफ्ट में चढ़े, तब तक हमारे कपड़ों को अलमारी में करीने से रख दिया गया था।
रसोई हमारे पसंदीदा व्यंजनों से भरा हुआ था। व्हाइट हाउस के सभी सहयोगी, जो वहाँ रहने वाले कर्मचारी थे और जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष थे और जिनकी उम्र हमारे बराबर या थोड़ी अधिक थी, वे सभी हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए तत्पर खड़े थे। मैं किसी भी चीज के लिए लगभग उत्साहहीन थी। मैं 1 से भी कम घंटे के अंदर उद्घाटन के पहले डांस बॉल में शामिल होना था। मुझे याद है कि ऊपर जाने के बाद ब्योरो के अलावा मुझे बहुत कम लोग वहां दिखाई दे रहे थे जो मेरे लिए अपरिचित थे। असल में मुझे याद है कि जैसे ही मैं बड़े से हॉल के गलियारों में बंद दरवाजों के पीछे से गुजर रही थी, तो मुझे हल्के से अपनेपन का एहसास हुआ था। पिछले 2 सालों से मैं लगातार लोगों से घिरी हुई थी। मलिसा, कैटी, क्रिस्टन हमेशा मेरे बगल में रहते थे। अब अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। बच्चे पहले ही मस्ती भर शाम का मजा लेने और घर के दूसरे हिस्से में जा चुके थे। मेरी माँ, क्रैक और माया हमारे घर में हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन रात के आयोजन में शामिल होने के लिए कार में बैठकर जा चुके थे। मेरे बालों को संवारने के लिए हेयरड्रेसर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा गाउन तख्त से लटक रहा था। बराक नहाने और अपने टक्स को पहनने के लिए कहीं गायब हो गए थे। हमारे परिवार के लिए यह एक अतुलनीय प्रतीकात्मक दिन था और मैं आशा करती हूँ कि देश के लिए भी होगा। लेकिन यह एक प्रकार से मैराथन था। मेरे पास गर्म पानी से नहाने और अगले आयोजन में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट थे। उसके बाद मैंने भुने हुए मांस और आलू के कुछ टुकड़े खाए जो सैमकास ने मेरे लिए तैयार किया था। मैंने अपने बाल और मेकअप को फिर से ठीक करवाया और उसके बाद मैंने एक रात पहले खरीदे हुए हल्के रंग के रेशमी गाउन को पहन लिया, जिसे जैसन वू नामक एक युवा ने विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया था। उस ड्रेस में सिर्फ एक पट्टी थी और एक मुलायम ऑर्गेन्जा फूल सिले हुए थे, जिन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा सकता था, और उन सभी में छोटे छोटे पत्थर लगे हुए थे और उसका गहरा बहुत ज्यादा था जो जमीन तक पहुंच रहा था। मेरे पूरे जीवन में बहुत कम बार गाउन पहना था, लेकिन जैसन वो के उस गाउन ने एक तरह से छोटा सा चमत्कार कर दिया था, जिससे मुझे बहुत ही मुलायम, खूबसूरती और खुलेपन का एहसास हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस ड्रेस ने मेरे परिवार के काया पलट के सपने को सच कर दिया था और इस पूरे अनुभव का वादा ने मुझे अगर एक पूरे भरे हुए बॉलरूम की जानकारी में नहीं बदल दिया था, तो कम से कम उस औरत के रूप में जरूर बदल दिया था जो नए चरण में जाने के लिए सक्षम है। अब मैं फ्लॉट्स थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला, बराक के पोर्ट्स यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की। यह समय खुशी मनाने वाला था। उस रात बराक और मैं पास के एक बॉलरूम में गए थे। पहला शुरुआती बॉल जो आम लोगों के लिए पूरी तरह से खुला था, जहां बियोंसे था, असल जीवन का बियॉन्से, जो बहुत अच्छा बज रहा था। आरडीबी शास्त्रीय गीत एट लास्ट का प्रस्तुतिकरण खुलकर किया गया था, जिसका चुनाव हमने अपने पहले डांस के लिए किया था। वहां से हम सभी राज्यों के घेरे में गए और उसके बाद मुख्य कमांडर के घेरे में और वहां से जवानों के घेरे में और ऐसे ही 6 और घेरों में गए। हर घेरे में हमारा रुकना बहुत एक जैसा और कम समय के लिए ही था। एक बैंड ने चीफ की जय हो बजाया। बराक ने उस पर कुछ टिप्पणी की। वहां आए सभी लोगों के लिए हमने खुशी जाहिर करने की कोशिश की और एक और बार हमने एटलास गाने पर धीरे धीरे नाचना शुरू किया। हर बार मैंने अपने पति को थामे रखा। मेरी आंखें उसमें सुकून ढूंढ रही थी। हम अब भी उसी झूले पर थे, यीन और यांग के जोड़े की तरह। यहाँ हम पिछले 20 सालों से थे और अब भी आंतरिक और गहरी जड़ों वाले प्रेम में। यह एक ऐसी चीज थी जो मैं हमेशा दिखाना चाहती थी। जैसे ही देर होने लगी, मुझे महसूस हुआ कि मैं अब थक रही हूँ। उस शाम की सबसे बेहतर बात वह थी
जो सबसे अंत में हमारे सामने आई। व्हाइट हाउस में हमारे सैकड़ों दोस्तों के साथ जोड़ने के लिए एक आयोजन किया गया था। यह वह जगह थी जहां हमने अंततः सुस्ताना शुरू किया, थोड़ी शैंपियन पी और हम कैसे दिख रहे हैं इसकी चिंता करना बंद कर दिया। और निश्चित रूप से मैंने अपने जूते उतार दिए थे। जब तक हम वहां पहुंचे सुबह के 2 बज चुके थे। बराक और मैं ईस्ट रूम की तरफ मार्बल के उस फर्श पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जहां पार्टी अपने चरम रूप में थी। लोग शराब पीकर झूम रहे थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और चमकते झूमरों के नीचे लहरा रहे थे। विटन मॉर्सोलिस और उसके बैंड ने उस कमरे के पीछे बने छोटे से मंच पर जैज म्यूजिक बजाया। मैंने वहां अपने जीवन के हर पड़ाव के दोस्तों को मौजूद देखा। प्रिस्टन के मेरे दोस्त, हार्वर्ड के मेरे दोस्त, शिकागो के दोस्त, रॉबिन्सन परिवार, चिल गलौर। ये वे लोग थे जिनके साथ मैं हंसना चाहती थी और यह कहना चाहती थी कि हम सब यहाँ तक कैसे पहुँच गए। लेकिन मैं थक चुकी थी। अब मैं अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी। मैं अगली सुबह के बारे में सोच रही थी, यह जानते हुए कि अभी से कुछ घंटे बाद ही हम राष्ट्रीय प्रार्थना सभा में जाएंगे और उसके बाद हम खड़े होकर लगभग 200 लोगों का अभिवादन करेंगे जो व्हाइट हाउस देखने आएंगे। बराक ने मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे को पढ़ने लगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देखा, सब ठीक है। पार्टी में आए लोग मुझे बात करने के लिए आतुरता से मेरी तरफ देख रहे थे और अब एक डोनर जिसने चुनाव में चंदा दिया था आया। वह एक शहर के बड़े मेयर थे। मिशेल, मिशेल, लोग पुकार रहे थे। मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं रो दूंगी। चूंकि बराक अपनी सीमा से आगे बढ़ चुके थे और तुरंत अपने कमरे में चले गए। मैं कुछ देर के लिए वहां जमी रही और फिर जल्दी से भाग गई। मेरे पास प्रथम महिला के रूप में कुछ भी बोलने की ऊर्जा नहीं थी, जैसा कि मुझे माफ कीजिए या अपने दोस्तों को अलविदा कहने तक भी नहीं। मैं बस जल्दी से मेरे पीछे आने वाले एजेंट और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भारी लाल कालीन पर चलती रही। मैंने लिफ्ट ढूंढा और वहां पहुंच गई। अपरिचित हॉल और अपरिचित रूम में पहुंचकर मैंने अपने जूते उतारे, अपना गाउन उतारा और अपने अपरिचित बिस्तर में घुस गई।